की बात, तो उपसर्ग किसको कहते हैं? सबसे पहला है आपका उपसर्ग, हम करेंगे उपसर्ग। तो लिखिएगा परिभाषा, आप सभी जानते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर क्या करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। परिवर्तन ला देते हैं क्या कहलाते हैं? तो भाई उनको उपसर्ग कहते हैं। अब उपसर्ग के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से अब आपने पढ़े हैं भाई? कुछ हमारे संस्कृत के भी उपसर्ग होते हैं, कुछ हमारे हिंदी के भी उपसर्ग होते हैं, कुछ हमारे उर्दू फारसी अरबी इनके भी उपसर्ग आपके होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, आपने पढ़ा भी होगा, कई बार सुना भी होगा कि हमने एक शब्द लिखा जय, है ना, एक शब्द लिखा जय। अब जय के आगे हम जय का मतलब क्या होता है? अगर जय के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है जीतना। अब इसमें जब हम उपसर्ग लगा देंगे तो ये अर्थ एकदम परिवर्तित हो जाएगा। जय के आगे हमने परा उपसर्ग लगा दिया और बन गया जय, इधर जय पराजय बन गया। अब इसका अर्थ क्या होगा? बिल्कुल विपरीत अर्थ को दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी कि पराजय। अब ये सीधा सीधा हार अर्थ को दे रहा है ना, जय पराजय, ये आपके किस अर्थ को? हार अर्थ को दे रहा है। अब इसके आगे हमने ए उपसर्ग लगा दिया, बन गया अजय, है ना, अजय यानी कि जिसको जीता न जा सके, है ना, जिसको जीता न जा सके वो आपका क्या है? अजय कहलाता है। तो इस तरह से उपसर्ग आपके शब्द के आरंभ में लगता है और उनके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। हाँ बताइएगा, क्लियर है वॉइस? कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। अब उपसर्ग के हम भेद उपभेदों को पढ़ेंगे। भाई कितने भेद हैं, कौन कौन से आपके उपसर्ग हैं? तो सबसे पहले तो हम किसको पढ़ते हैं? कुछ उपसर्ग हमारे संस्कृत के होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं। हिंदी के तो आप जानते हैं भाई तद्भव उपसर्ग होते हैं, वो हिंदी के होते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग भी हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो संस्कृत के कुल उपसर्ग कितने होते हैं बाबू, बताओ जल्दी? संस्कृत के 22 उपसर्ग है ना। संस्कृत के कितने? तो कहेंगे 22 उपसर्ग, जिनको हम अपने इसी में हिंदी के अंतर्गत इनको भी इंक्लूड करके पढ़ते हैं। तो 22 उपसर्ग में आप संस्कृत के उपसर्ग तो पहचान लोगे कि 22 के 22 लिखवाऊं। जैसे प्र परा सम अनु अप अधि निर दुर्वी अंग अधिप्रति, ये हमारे कुछ 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत के। तो जैसे हमने लिखा प्र उपसर्ग, तो ये किसका है? कहेंगे संस्कृत का है। तो हमने लिखा प्र हार, क्या है? संस्कृत का उपसर्ग हो जाता है। हमने कहा जैसे प्रपरा पराजय, अभी हमने लिखा ये किसका है? आपका संस्कृत का उपसर्ग, यानी कि जिसको जीता, जो हारा हुआ है वो आपका पराजय। हमने कहे प्रत्येक, अब बताओ प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? बताओ जल्दी। प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग है कि नहीं है? यण संधि आपने सीखी है, और यण संधि मैंने आपको बताया जब भी य या व के साथ कोई भी आधा अक्षर होगा तो आप क्या करोगे? तय को, जो आधा अक्षर उसको पूरा कर दोगे और य के स्थान पर छोटी की मात्रा चढ़ा देना, और आप अपना उपसर्ग की पहचान कर लेंगे कि आपका कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। कौन सा है? प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्रत्येक। मैं कहूं प्रत्युपकार, जैसे मैंने कहा प्रत्युपकार, बताओ इसमें कौन सा उपसर्ग है प्रत्युपकार में? तो आपने कहा जी त के संयोग में, यानी कि य के संयोग में आधा अक्षर है, यानी कि हम लिखेंगे प्र, त को कर दीजिएगा पूरा और य के स्थान पर ई, तो कौन सा उपसर्ग हो गया आपका? प्रति उपसर्ग इसके अंतर्गत आ जाता है। क्या है? तो कहेंगे प्रति उपसर्ग इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, और देखिएगा जैसे मैं कहूं कि अध्यादेश, अध्यादेश, आप सीधे सीधे उपसर्ग तो पहचान लोगे, लेकिन संस्कृत के उपसर्ग में आपको जहां संधि युक्त पद मिलेगा वहां दिक्कत होगी। अब फिर देखो आपको क्या करना है, आपको करना है कि यहाँ पर जो आधा अक्षर है उसको तो पूरा लिखेंगे और यह के स्थान पर आप छोटी ई की मात्रा चढ़ानी है। यह के स्थान पर क्या करना है? छोटे ई की मात्रा चढ़ानी है। तो आपका क्या है? अधि और आदेश, तो क्या है? अध्यादेश। कौन सी संधि? यण संधि, और जहां यण संधि आपको दिखाई दे वहां आपका अधि उपसर्ग है ना। ई को यह होता है और ऊ को वह हो जाता है, आपका क्या है? यहाँ अधि उपसर्ग है। उसके बाद जैसे मैं कहूं अध्ययन, मैंने कहा अध्ययन, अब आप कैसे करोगे? तो वही यण संधि वाला नियम आपको इनमें लागू करना है। ए और जो आधा अक्षर है उसको पूरा लिखेंगे और यह के स्थान पर आधी ई की मात्रा, है ना। तो आपका क्या है? अधि और अयन क्या बन जाएगा? अध्ययन। अधि और अयन तो क्या बना आपका? अध्ययन। कौन सा उपसर्ग हो गया? तो कहेंगे आपका अधि उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, और देखिएगा जैसे मैं कहूं अत्यधिक, मैंने कहा अत्यधिक, अब बताओ यहां पर कौन सा उपसर्ग होगा? अत्यधिक। सेम वही प्रोसेस, बस आपको क्या करना है? आधे अक्षर को पूरा करना है और यह के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा दीजिएगा, है ना। यह के स्थान पर ई की मात्रा चढ़ा देना है और उधर का शब्द पूरा ज्यों का त्यों, तो बन गया अति और अधिक, तो बन गया अत्यधिक। ऐसे ही मैं कहूं अत्यावश्यक, जैसे इधर मैंने कहा अत्यावश्यक, आवश्यक, तो क्या बनेगा आपका? तो हमें क्या करना है? अपने आधे अक्षर को पूरा करेंगे और यह के स्थान पर आप ई की मात्रा चढ़ा देंगे, तो अति और आवश्यक क्या बन जाता है? अत्यावश्यक। यहाँ आपका अति उपसर्ग हो जाता है। ठीक, चलते हैं
अन्वेषण, इसमें बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। तो अब क्या करोगे आप कि ए तो ज्यों का त्यों, ने जो है उसको पूरा करेंगे और व के स्थान पर क्या लिखना है, उ आपको जोड़ देना है। व के स्थान पर क्या करोगे, उ। तो आपका अनु और एषण, अनु और एषण क्या बना, अन्वेषण। तो कौन सा उपसर्ग है आपका, यहाँ भी आपका अनु उपसर्ग हो जाता है। यहाँ क्या होगा तो कहेंगे यहाँ आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा। बाकी तो आप कर लेंगे और वो तो मतलब सिंपल ही है, वो सभी आपके सिंपल हैं। जैसे मैं कहूं अभ्युदय, बताओ कौन सा उपसर्ग है, अभ्युदय में बताइएगा कौन सा उपसर्ग है। अभ्युदय, सीधी सी बात है भाई, आप क्या करोगे, आधे अक्षर को पूरा और यह है तो ई की मात्रा चढ़ा देनी है, क्या हो गया अभ्युदय। ठीक है, इस तरह से आपके ये उपसर्गों की पहचान आप कर लेंगे। जैसे मैं कहूं निर्मल, निर्मल में बताओ कौन सा उपसर्ग है, निर्मल में बताओ कौन सा उपसर्ग है। तो कौन सा, सीधा सीधा हमें दिख रहा है निर्मल, यानी कि निर और मल को मिलाकर हमारा बन जाता है निर उपसर्ग। ठीक है, मैं कहूं दुष्प्राप्य, दुष्प्राप्य, बताओ कौन सा उपसर्ग है। तो क्या कहोगे, दुस उपसर्ग है। कौन सा है, तो कहेंगे दुस उपसर्ग है, स को श आदेश हो गया बाद में, तो ये आपका दुस उपसर्ग हो जाता है। ठीक, और देख लीजिएगा जैसे हमने कहा अपंग, अपंग में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा, अपंग में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा। तो ये आपका हो जाएगा अप और अंग, जो अंगों से अपंग है यानी कि जिसके पास अंगों का अभाव है वही तो अपंग कहलाता है। तो अप और अंग दो शब्दों से मिलकर बना है, अप और अंग। तो कौन सा उपसर्ग हुआ आपका, तो कहेंगे अपंग आपका उपसर्ग हो जाता है। और जैसे मैंने कहा अनुप्रास, अनुप्रास में बताओ कौन सा उपसर्ग है। अनुप्रास होता तो अलंकार है लेकिन फिर भी बता दो कौन सा उपसर्ग है। तो कहेंगे भाई अनु और प्रास, इनको मिलाकर बनता है आपका अनुप्रास। तो कौन सा उपसर्ग, आपका अनु उपसर्ग है इसके अंतर्गत अनुप्रास में भी। ठीक है, जैसे और मैं कहूं प्रख्यात, प्रख्यात में बताओ कौन सा उपसर्ग होगा, प्रख्यात, इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। देखो ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि, ख्यात का मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो हम क्या करेंगे, प्र उपसर्ग है और ख्यात ये मूल शब्द है जिसको मिलाकर बना प्रख्यात। ख्यात का मतलब होता है प्रसिद्धि और प्र उपसर्ग लग गया तो मतलब क्या है, प्रकृष्टेन ख्यातः प्रख्यातः, जो और भी सबसे ज्यादा प्रकृष्ट रूप से ख्यात है, प्रसिद्ध है, वो प्रख्यात कहलाता है। ठीक है, चलिएगा अब जैसे इस तरह से आप पहचान कर लोगे उपसर्ग की या नहीं करोगे। तो संस्कृत के उपसर्ग आप 22 उपसर्ग इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके कुछ हिंदी के उपसर्ग भी हैं। हिंदी के उपसर्ग कौन से हैं आपके, उर्दू के उपसर्ग कौन से हैं, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। चलिएगा जैसे हिंदी के उपसर्ग, और जो हमारे विदेशी भाषा के उपसर्ग हैं उनको हम आगत उपसर्ग भी कह सकते हैं। अरबी, उर्दू, फारसी, इनके जो यानी कि जो अपनी भाषा के नहीं है उनको विदेशी भाषा के उपसर्ग कह सकते हैं। तो उनको भी आगे पढ़ेंगे, पहले हिंदी के कर लेते हैं। जैसे हिंदी के में आपका आता है एक ए उपसर्ग, ये हिंदी का है। जैसे हमने कहा ए और गम्य, ए और गम्य, तो क्या बन गया अगम्य, ये क्या है आपका हिंदी का उपसर्ग हो जाता है। ठीक है, एक आपका अधु उपसर्ग होता है हिंदी में। जैसे हमने कहा एक और देखो ए के हमने लिखा जैसे ए और हिंसा, तो क्या बनेगा अहिंसा। तो ए उपसर्ग किसका है, कहेंगे ये आपके हिंदी भाषा का ही उपसर्ग है। ठीक है, एक आपका होता है अधु उपसर्ग, क्या होता है, तो हिंदी में हम एक प्रयोग करते हैं अध उपसर्ग का। अध कैसे, जैसे जो यानी कि आधे की सूचना देता हो। हमने कहा भाई अध पका, अध पका यानी कि जो आधा पका है उसको क्या कह देते हैं, वो अध पका कह देंगे। कहते हैं भाई फूल जो है अध खिला है, कहा कि बेटे फूल तोड़ के लाओ, तो कह दिया फूल तो अभी अध खिला है, अभी पूर्ण रूप से खिला नहीं है, तो कह दिया अध खिला। ये क्या है आपका अध उपसर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है भाई, अधमरा क्या है, तुम क्यों अधमरे पड़े हो, क्या कहा मैम सर्दी बहुत हो रही है इसलिए हम रजाई और कंबल ओढ़कर अधमरे से हुए पड़े हैं, क्योंकि इस संधि ने सभी को क्या है अधमरा सा कर दिया है ना। अध जला, जो पूर्ण रूप से जला हुआ नहीं है तो कह दिया अध जला, है ना, अध जला। इस तरह से ये आपका अध उपसर्ग होता है। और कौन कौन सा उपसर्ग होता है हिंदी में, तो कहेंगे एक उपसर्ग होता है आपका उन, उन उपसर्ग जो है ये किसको दर्शाता है, तो कहेंगे ये कमी को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है, ये आपका कमी को दर्शाता है। जैसे हम जितनी भी गिनतियां हैं हमारे जिनमें 9 आता है, जैसे 19, 29, तो जिसमें कमी कितनी की, एक की कमी होती है, वो उन उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा 19, 19 में क्या है, तो कहेंगे उन उपसर्ग है, यानी कि 20 में एक कम क्या होता है 19 होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 29, 29, अब 29 में क्या है उन उपसर्ग, ये दर्शाता है कि 30 में एक संख्या की कमी, वो क्या है, वो हमारा 29 कहलाता है। कह दें भाई 49, 49 या 39, 39 यानी कि
40 में एक कम क्या है 39, हमने कहा 49, यानी कि 50 में एक कम 49। तो ये 9 वाली जो संख्याएं होंगी जैसे 39, 29, 49, 59, 69, इन सब में हम उन उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और ये उन उपसर्ग क्या है आपके एक की कमी को दर्शाता है। 59, और हम क्या है इन संख्याओं में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा 39 है कौन सा 59 है 59। ये क्या है भाई आपका 60 में एक कम, यानी कि ये 59 को दर्शा रहा है। ये किसको, ये 59 को दर्शा रहा है। ये 29 किसको, ये 29 को दर्शा रहा है। 39 किसको, ये 39 को दर्शा रहा है। 49 किसको, तो कहेंगे 49 को दर्शा रहा है। इस तरह से ये सभी हमारे उन उपसर्ग का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, औ उपसर्ग, औ, अब ये औ उपसर्ग जो है ये किसको दिखाता है, तो कहेंगे ये आपके हीनता को दर्शाता है, आपके अवगुणों को, कमियों को, है ना। तो ये किसके लिए, तो कहेंगे हीनता दर्शाने के लिए। हीनता किसको कहते हैं, आपकी कमी, हीनता को दर्शाने के लिए हम औ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। किसका, औ उपसर्ग का। कैसे, चलिएगा, जैसे भाई आपसे कहा अवगुण, 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 है ना, अव उपसर्ग गुण, और कई बार हम अव उपसर्ग का भी प्रयोग कर लेते हैं अवगुण के लिए। किसका, अवगुण भी कर लेते हैं, कई बार हम इसको अव उपसर्ग भी कर लेते हैं। और अव भी क्या है, आपकी कमी को दर्शाता है। अवगुण और अवगुण दोनों ही एक बात है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछेंगे तो अव उपसर्ग और इसमें पूछेंगे तो ओ उपसर्ग है, अव उपसर्ग है, ठीक है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंट आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो अवगुण, अवगुण होता है, अवगुण और अवगुण, अभी लिखा था मैंने मिटा दिया। हाँ, और क्या हो सकता है भाई आपका, हम लिख देते हैं अवसर। अवसर का मतलब क्या होता है, अवसर, है ना, और इसको हम अवसर भी कह देते हैं। अवसर और अवसर एक ही बात है, यानी कि यहाँ पर वृद्धि हो गई, औ कर दिया, और यहाँ व कर दिया, उसको औ को व, तो ये आपके औपसर के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलिएगा, और देखें आपका और कौन सा उपसर्ग होता है, एक क और कु उपसर्ग भी होता है। कौन सा, क और कु उपसर्ग, हिंदी में क और कु उपसर्ग, ये तो देखते ही पहचान जाओगे। जैसे कुकर्म क्या है, कु उपसर्ग है ना। कुकर्म क्या है आपका, कु उपसर्ग है। हमने कहा कुत्सित क्या है, तो कहेंगे आपका कु उपसर्ग है। कुत्सित क्या है आपका, कु उपसर्ग है। कपूत, कपूत में कौन सा उपसर्ग है, तो कपूत में आपका कै उपसर्ग है, ना कि कु उपसर्ग है। कपूत को हम कुपुत्र भी कह देते हैं, तो इसमें कु उपसर्ग है। दोनों में अलग अलग है ना। इसमें क्या है, तो कहेंगे भाई इसमें आपका कै है और इसमें क्या है आपका कु उपसर्ग। और ये किसमें करते हैं हम अपने मतलब बुरे के अर्थ में ही इसका प्रयोग करते हैं ज्यादातर कु उपसर्ग का। एक उपसर्ग आपका क्या आता है, भर उपसर्ग आता है ना। भर उपसर्ग में क्या होता है, तो कहेंगे भरपेट, है ना, भाई उसने भरपेट खाना खा लिया। मैंने भरसक प्रयत्न किया पर सीटेट में मैं पास नहीं हो पाया। कई बच्चों का ऐसा रहा कि मैम कई बार से हम प्रयास कर रहे हैं, बहुत भरसक प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ। तो भरसक यानी कि भरसक हमने प्रयास किया। भरपेट तो हर भर, है ना, जैसे कहें हर, हर भी आपका हिंदी का ही उपसर्ग है कि हर दिन, हर दिन, हर एक, हर एक, हर घड़ी, ये क्या है आपके हिंदी के ही उपसर्ग हैं। हर भर ये हिंदी के उपसर्ग हैं और इनका प्रयोग हम हिंदी में ही करते हैं। जैसे नी उपसर्ग है, एक आता है नी उपसर्ग, तो नी में क्या है भाई, नी जैसे कि निकम्मा, निकम्मा, है ना। और निधड़क, बिना धड़के, इस तरह से ये भी क्या है आपकी कमजोरी को एक तरह से दर्शाता है निषेध के अर्थ में। निकम्मा, निडर, ये क्या है आपके निषेध के अर्थ को, जो डर से रही तो वो निडर। तो ये आपके नी आदि उपसर्ग आपके हो जाते हैं हमारे हिंदी में, ठीक है। चलिएगा, अब चलते हैं प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कहेंगे एक आपके कृत प्रत्यय होते हैं और एक आपके तद्धित प्रत्यय होते हैं। अब कृत क्या है, तद्धित क्या है, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। चलिएगा, लिख लेते हैं कृत और तद्धित। कृत और इधर लिखेंगे तद्धित। संस्कृत में मैं, हाँ संस्कृत में भी अभी शायद मैंने आपको प्रत्यय नहीं पढ़ाए हैं, कोई नहीं, यहाँ पर समझिएगा, संस्कृत में भी समझ आएंगे। कृत किसको कहते हैं, कृत यानी कि क्रिया, कृत यानी कि क्रिया, यानी कि धातु, यानी कि जो प्रत्यय धातु के अंत में लगते हैं वो कृत कहलाते हैं। और ये जो कृत प्रत्यय इनको हम कृदंत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको कृदंत भी कहते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय इनको हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे तद्धितांत भी कहते हैं, तद्धितांत भी कहते हैं, तद्धितांत भी इनको हम कहते हैं। अब देखिएगा तद्धित का मतलब क्या है, तो तद्धित कहेंगे शब्द को। तद्धित का मतलब क्या है, तो तद्धित यानी कि शब्द, और कृत यानी कि क्रिया, कृत यानी कि क्रिया को हम कृत कहते हैं। तो जो प्रत्यय आपके क्रिया के अंत में लगेंगे वो कृत प्रत्यय, और जो प्रत्यय शब्दों के अंत में लगेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाएंगे, है ना। तो जो आपके क्रिया के अंत में लगेंगे वो कृत प्रत्यय, और जो शब्दों के अंत में लगेंगे तो उनको क्या कहेंगे, तो भाई उनको हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। इतना लिख लो, फिर इनकी मैं परिभाषा लिखवाकर और इनके बारे में और डिटेल में आपको पढ़ाती हूँ। जो धातु
धातु किसको कहते हैं भाई? क्रिया को ही तो कहते हैं धातु, यानी कि क्रिया। क्रिया के अंत में लगते हैं, अंत में जुड़ते हैं, और वे प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, वे प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं, वो क्या है? तो भाई वो आपके तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, चलिएगा। कृत प्रत्यय का उदाहरण अगर आप देखना चाहो तो जैसे मैं लिखूं कि चाहना, चाहना क्या है? एक क्रिया है कि नहीं है? चाहना क्या है? क्रिया है। और इसमें अगर हम क्या जोड़ दें? वाला प्रत्यय जोड़ दें तो क्या बनेगा आपका? चाहने वाला। चाहने वाला क्या है? आपका कृत प्रत्यय है। अगर इसमें मूल धातु देखें तो क्या है? चाह धातु है। चाह में हमने क्या है? ना प्रत्यय जोड़ा है, तो आपका क्या बना है? चाहना, है ना। मूल धातु क्या है? चाह, और उसमें ना जोड़ दिया तो बन गई चाहना। इस तरह से आपका कृत प्रत्यय होता है। और तद्धित प्रत्यय क्या हो जाता है? तो तद्धित प्रत्यय जो आपके किसके अंत में लगे? भाई धातु यानी कि शब्द के अंत में लगे। जैसे आपने देखा समाज क्या है? एक तद्धित है, यानी कि शब्द है, और समाज के हम अंत में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया, तो आपका क्या बनता है? सामाजिक बनता है, सामाजिक। ऐसे ही जैसे हमने कर दिया धर्म, तो धर्म का क्या बनेगा? तो कहेंगे आपका बन जाएगा, धर्म में हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका बन गया धार्मिक। तो इस तरह के प्रत्यय आपके कृत और तद्धित कहलाते हैं, धार्मिक। अब यहाँ आप जो कृत प्रत्यय हैं उनको तो पहचान जाओगे। पहली बात तो कृत यानी कि जो क्रिया के लास्ट में लग रहे हैं वो कृत। अब आपको जो तद्धित प्रत्यय हैं उनको समझाती हूँ थोड़ा सा, उनमें आपको दिक्कत होगी जो शब्द के अंत में लगते हैं। कहाँ? जैसे हमने भूगोल का करा तो भौगोलिक हो रहा है, समाज का सामाजिक, इतिहास का ऐतिहासिक हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है इसके एक दो नियम आपको समझाऊंगी और आप तुरंत कर दोगे। ठीक है, फिर आप इसको तुरंत करते चले जाओगे। ठीक है, चलिएगा, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। बताया, ठीक है। अभी इनके शब्द मैं आपको जोड़कर बताऊंगी। समाज और इक। अब आपको देखना है आदि स्वर क्या है आपका। आदि स्वर का मतलब है जो पहला शब्द है क्या है? से, है ना, है। और से में क्या है? ए है। तो ए को आपको क्या करना है? आ कर देना, और बाकी आपका ज्यों का त्यों रहेगा। बाकी क्या है? ज्यों का त्यों रहेगा। तो आपका हो जाएगा सामाजिक। क्या हो जाएगा? सामाजिक। और देखिएगा जैसे आपका क्या है, मैंने लिखा धर्म, है ना, धर्म। अब धर्म में क्या है? हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे। अब क्या होगा आपका? तो ध में क्या है आपका? अंतिम वर्ण ए, अंतिम स्वर। तो ए को आप करोगे आ, और बाकी आपका सेम रहेगा। एक प्रत्यय जोड़ दो तो बन गया धार्मिक। क्या बन गया? धार्मिक। इसी तरह से हमने लिखा इतिहास। क्या लिखा? हमने लिखा इतिहास। अब इतिहास में आप क्या करोगे? अब आपने देखा मूल स्वर क्या है? ई है। और अगर नियम बताया ई के बाद क्या हो, सॉरी ई या ए, इनके बाद ये हो अगर आदि स्वर, तो उनकी क्या होती है? ऐ वृद्धि हो जाती है। तो इसको क्या है? ऐ वृद्धि होगी, और आपका क्या बन जाएगा? तो कहेंगे ऐतिहासिक। इतिहास का क्या बनेगा? ऐतिहासिक। इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ना है ना साथ में, एक मिनट। इतिहास में आप जोड़ोगे एक प्रत्यय तो आपका बनेगा ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। इस तरह से आपके शब्द बनते चले जाएंगे। तो आदि स्वर कब होना है वृद्धि? जब आपका एक प्रत्यय अंत में हो। क्या हो? जब आपका एक प्रत्यय अंत में हो तो हम आदि स्वर में वृद्धि कर देंगे। और देखो जैसे मैंने लिखा निमित्त, मैंने लिखा निमित्त। अब बताओ निमित्त का क्या होगा? मैंने लिखा निमित्त। अब निमित्त में हम जोड़ेंगे एक प्रत्यय, ठीक है। अब शब्द क्या बनेगा? यहां देखा आपने न में क्या है? ई स्वर है, और ई को क्या करना है? ऐ कर देना है, केवल और केवल। और सिंपल आपका शब्द क्या बनेगा? नई मित्तिक, है ना, नई मित्तिक आपका इस तरह से बन गया। जैसे मैंने लिखा भूगोल, भूगोल, ठीक है। और भूगोल में आप जोड़ोगे क्या? एक प्रत्यय। अब आपका क्या होगा? आपने देखा आदि स्वर क्या है? उ है, उ है। और हमने पढ़ा अगर उ या ओ हो तो उसको क्या होता है? औ होता है। क्या होता है? औ होता है। तो अब आपका क्या बनेगा? तो हम कहेंगे भौगोलिक। क्या बनेगा? तो कहेंगे भौगोलिक, ठीक है, भौगोलिक। इस तरह से आपके ये प्रत्यय बनते चले जाएंगे, ठीक। और जैसे आपने लिखा क्या कि अगर ए आदि स्वर में मूल शब्द में क्या हो आपका? मूल स्वर क्या हो? अगर मूल स्वर आपका क्या हो? ए या आ हो तो उसको क्या होता है? कहेंगे आ वृद्धि हो जाती है, ठीक है। दूसरा, अगर मूल स्वर आपका क्या है? ई, दीर्घ ई या फिर ए हो तो उसको क्या होगा? तो कहेंगे उसको ऐ वृद्धि होती है। ये शब्द आपको याद रखने, आदि वृद्धि, आदि स्वर में वृद्धि हो रही है। और क्या है कि यदि आपके मूल स्वर में क्या है? उ है या उ है या फिर ओ है,
है ना, तो उसको क्या है, तो कहेंगे उसको अवृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, अवृद्धि हो रही है। वहीं अगर आदि स्वर में आपका क्या है, री वर्ण है, तो री को क्या होता है, तो कहेंगे आर वृद्धि हो रही है। बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद हम शब्दों का निर्माण करते चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हम शब्दों का निर्माण करते चले जाएंगे। तो मूल स्वर में क्या है, ए या आ है तो उसको आवृद्धि होगी, ई या ई है तो ई वृद्धि हो जाएगी, उ या उ है तो आपका अवृद्धि हो जाती है। और इसी तरह से आपके और कौन कौन से प्रत्यय इसमें जुड़ सकते हैं, इक के साथ आप क्या है, एक होता है ए या प्रत्यय, क्या है, एक होता है आपका य प्रत्यय, क्या, यह प्रत्यय, एक होता है आपका यह, और एक आपका होता है एय प्रत्यय, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। इनके भी मूल स्वर में आपकी वृद्धि होती है। इनको एक एक के उदाहरण मैं आपको अभी क्लियर करवाऊंगी। आगे बढ़े तो जैसे अब मैं आपको उदाहरण दूं, फॉर एग्जांपल लिख लिया हो तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा समाज और शब्द के बाद क्या हो, यह प्रत्यय हो, तो अभी क्या है, आपकी वृद्धि होती है। जैसे आप देखें यह प्रत्यय वाले शब्द, यह प्रत्यय वाले शब्द कैसे कैसे वृद्धि होती है। हमने लिखा ग्राम और य, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, इसमें अपने आप में वृद्धि है, इसमें अपने आप में वृद्धि है, ग्रा है ना, आ है तो अपने आप में वृद्धि आपका बनेगा सीधा सीधा ग्राम्य, है ना। गांव में रहने वाले को क्या कहते हैं भाई, ग्राम्य कहा जाता है ना। और जैसे मैं कहूं पंडित, मैंने कहा पंडित शब्द है और उसमें आप जोड़ दो यह प्रत्यय। अब बताओ क्या बनेगा। अब आपने देखा है अंतिम स्वर क्या है, प में क्या है, ए, और ए को हम क्या कर देंगे, स्वर वृद्धि कर देंगे। स्वर में वृद्धि होती आ और आपका शब्द क्या बन गया, उसमें जोड़ दो यह प्रत्यय, तो बन गया आपका पांडित्य। क्या बनेगा, तो कहेंगे पांडित्य, जो पांडित्य से परिपूर्ण है वो आपका पांडित्य हो जाता है। यानी कि यह प्रत्यय भी क्या है, वृद्धि कर रहा है, यह प्रत्यय भी क्या है, शब्द में आपकी वृद्धि करेगा। जैसे मैंने लिखा सुंदर, ठीक है, सुंदर, और इसमें जोड़ दो यह प्रत्यय। अब बताओ क्या होगा, आपने देखा अंतिम स्वर क्या है, तो देखेंगे उ, क्या है, उ, और उ को क्या होना है, नियम के अनुसार औ होना है, क्या होना है, औ, तो आपका पूरा शब्द क्या बनेगा, तो कहेंगे सौंदर्य। क्या बनेगा, सौंदर्य, सुंदर का क्या बनेगा, सौंदर्य बन जाता है। ठीक, और देखो इधर ही सुंदर का सौंदर्य। और जैसे मैं कहूं विचित्र, और विचित्र में मैं जोड़ दूं आपका यह प्रत्यय। अब बताओ क्या होगा, आपने देखा इसमें अंतिम स्वर क्या है, व में ई है, और ई को आप क्या करेंगे, तो बाबू हम आई करेंगे, ठीक है। तो अब आपका वर्ण कैसे बनेगा, आई और लास्ट में यह प्रत्यय आप जोड़ोगे तो वी का हो गया वही, और चित्रिय, वही चित्रिय, वही चित्रिय, इस तरह से आपका बनता रहेगा वही चित्रिय। तो ये जो अंतिम शब्द है ना त्र, वो हमेशा आधा रहेगा आपका। जैसे म है, मैं में ए है, लेकिन उसका स्वर हट जाएगा। जैसे पंडित में अगर यह है तो पंडित तय होता, लेकिन हमने तय न करके तय को हलंत करके जब जोड़ेंगे तभी तो आपका पांडित्य बन रहा है। तो ये याद रखना है, जो आपका अंतिम वर्ण रहेगा ये हमेशा आपका आधा हो जाएगा जब हम यह प्रत्यय को जोड़ेंगे। सुंदर में रहता वो आधा हो गया, तो अंतिम स्वर का ह्रस्व करके तब हम यह प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं चणक, चणक शब्द है और इसमें हमने जोड़ दिया यह प्रत्यय। अब बताओ क्या बनेगा चणक का, जल्दी से बताओ, यह चणक का क्या बनेगा। आपने देखा इसका सबसे पहला यानी कि आरंभिक स्वर क्या है, ए, है ना, और ए को आ कर दो, सीधा सीधा शब्द बन गया चाणक्य, है ना। ए को आ करेंगे तो शब्द क्या बन गया, चाणक्य। तो चणक का पुत्र चाणक्य कहलाता है। चाणक्य के पिता का नाम क्या था, चणक था। तो चणक के तो कौन सा प्रत्यय, तो कहेंगे भाई आपका ए प्रत्यय। रघु में हमने ए जोड़ दिया, अब बताओ कौन सा प्रत्यय आपका होने वाला है भाई, र घु, ऊ को क्या हो रहा है, वह हो रहा है, और रे में ए है, आ को रे को आवृद्धि हो रही है, तो रघु का क्या बनेगा, कह देंगे राघव बन जाता है। इसी तरह से मधु है तो मधु का क्या होगा बताओ, यहाँ मैं के आ को वृद्धि हो जाएगी और धै और वह में ऊ को वह हो जाता है तो बन जाएगा माधव। मैंने लिखा मनु, तो मनु को बताओ क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मैं में आ जोड़ देंगे और ऊ के स्थान पर वह कर देंगे तो बन जाता है मानव। तो इस तरह से आपके इन शब्दों में वृद्धि हो जाएगी। प्रत्यय कौन से, अगर यह प्रत्यय अंत में लगा है, आपका इक प्रत्यय अंत में लगा है या फिर ए प्रत्यय अंत में लगा है, तो आप क्या करोगे, मूल शब्द में वृद्धि कर दोगे। जो मूल स्वर है आरंभिक स्वर में वृद्धि करोगे, और आपके केवल ए प्रत्यय में ये नियम है कि अगर उ है उ को व में बदल देंगे, बाकी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है, बाकी चीजें आपकी सेम ही रहेंगी। तो क्लास का अगली का आपका समय हो चुका है। बाकी जो एक दो चीजें बची हैं प्रत्यय में वो मैं कल आपको कराकर और साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊंगी, फिर वहां पर हम इन चीजों को करेंगे। मिलते हैं, अब आपकी संस्कृत की कक्षा का समय हो गया है वहां पर। तब तक सभी को धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। गूगल फॉर्म भरना है, बता दो मैम, गूगल फॉर्म भरना आप लेगा, धन्यवाद।